हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा अध्ययन किया हुआ था और आज की क्लास हम लोग बात करने चल रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। और गुप्त साम्राज्य के बारे में उसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर साम्राज्य जो कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हर्षवर्धन के से संबंधित घटनाओं के बारे में एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य जो कि 275 ईस्वी से 575 ईस्वी तक के काल को जो है गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश के शासकों ने 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक जो है शासन किया था। तो हम लोग बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की। तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं वो श्रीगुप्त माने जाते हैं। श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे श्रीगुप्त का। उसके बाद फिर घटोत्कच जो कि एक गुप्त वंश में एक शासक थे। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग बहुत जो कि जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पे आपको क्लासेस दी जाएंगी जो कि क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो संस्थापक पूछता है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो संस्थापक श्रीगुप्त होते हैं। और ये 275 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और गुप्त साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और तो इनसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है श्रीगुप्त से, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो श्रीगुप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं घटोत्कच की। दूसरे नंबर पर आते हैं घटोत्कच, जो 280 से 319 ईस्वी तक जो है 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। इनके बारे में कोई विशेष एग्जाम्पल या कोई इसकी घटना कोई मिलती नहीं है, केवल इतना वर्णन मिलता है कि इन्होंने इस समय में जो है शासन किया हुआ था। कोई अभिलेख वगैरह इनके समय से प्राप्त नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था और ये गुप्त वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। गुप्त वंश का कोई प्रथम शक्तिशाली शासक था, वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। प्रथम शक्तिशाली शासक, प्रथम शक्तिशाली शासक की पूछता है एग्जाम में कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तो प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इस बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने एक उपाधि धारण की हुई थी, वो महाराजा धीराज। गुप्त वंश का कौन सा शासक पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी? महाराजा धीराज की पदवी किसने धारण की थी? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले गुप्त वंश में शासक थे, उन्होंने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि गुप्त संवत, एक संवत है गुप्त संवत, जो कि 319 ईसा पूर्व या 320 ईसा पूर्व माना जाता है। गुप्त संवत, तो गुप्त संवत की भी स्थापना जो है इन्होंने 300, जैसे एक विक्रम संवत होता है 57 ईसा पूर्व, उसकी वैसे ही एक शक संवत होता है, शक संवत जो कि 78 ईसा पूर्व होता है। लेकिन ये गुप्त संवत जो है ये 319 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 319 और 20 ईस्वी के आसपास माना जाता है गुप्त संवत। ये एग्जाम से पूछता है। तो इस गुप्त संवत किसने चलाया था, गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत के प्रवर्तक थे। और सर्वप्रथम सिक्के चलाने वाला गुप्त शासक कौन था? तो सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक, सिक्के की बात हो रही है, सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक वो चंद्रगुप्त प्रथम ही था। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक था। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप नोट करिएगा। सबसे पहले यह प्रथम शक्तिशाली शासक पूछता है। उसके बाद महाराजा धीराज की पदवी धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत चलाने वाला, गुप्त संवत का प्रवर्तक किस गुप्त शासक ने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मत लगा देना, चंद्रगुप्त प्रथम ही लगाना। और उसके बाद पूछता है कि चंद्रगुप्त सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक वो चंद्रगुप्त प्रथम था। बहुत ही प्रतापी शासक था, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसके बाद फिर समुद्रगुप्त का नंबर आता है। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन, इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इतिहासकार स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है? तो भारत के नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी है, जो कि 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किए थे। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन इनको बोला जाता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। भारत का नेपोलियन। और किसने, कभी कभी पूछता है कि इतिहासकार समुद्रगुप्त को जो है किसने भारत का नेपोलियन संज्ञा दी है? तो भी ध्यान दीजिएगा कि इतिहासकार बीसेंट स्मिथ ने, इन्होंने जो है बीसेंट स्मिथ इनका फुल नाम है, इन्होंने ही भारत का नेपोलियन
समुद्रगुप्त को कहा है। क्योंकि इसने जो है क्यों भारत का नेपोलियन कहा है? क्योंकि इसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 10 शासकों को पराजित किया था। तो आप समझ सकते हैं, आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 10 शासकों को इन्होंने पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। इसलिए इतिहासकार स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। आप लोगों ने एक बात देखा होगा, हरिशेर। हरिशेर स्तंभ जो है, हरिशेर जो इनके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेर। ये भी एग्जाम से पूछता है कि हरिशेर किसके दरबारी कवि थे? वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और उन्होंने ही इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, एक अभिलेख है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिनमें जो है स्तंभ अभिलेख, जिनमें अशोक के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है। इनमें समुद्रगुप्त के शासन संबंधी बारे में सूचना दी गई है और समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रशस्त अभिलेख में, जो कि पहले कौशाम्बी में रखा हुआ था, बाद में जब अकबर आया था तो वो इसे कहाँ पे लाके चला आया? वो इसे लेके चला आया यहाँ पे इलाहाबाद के अकबर के किले में। तो इसके बाद इसी को ही प्रशस्त अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में उल्लेख और अशोक के बारे में ही इसका वर्णन किया गया है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली है समुद्रगुप्त के बारे में। भारत का नेपोलियन, हरथेल इनके दरबारी कवि थे और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रशस्त अभिलेख में जो है इनका प्रयाग प्रशस्त में इनका वर्णन दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य भी इन्हें कहा जाता है। इनके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। और इन्हें इन्हें ही देवगुप्त या देवराज या देवश्री भी बोला जाता है। इन्हें ही देवराज, देवगुप्त, इनके अन्य नाम भी थे, देवराज, देवगुप्त या देवश्री, इनके अन्य नाम भी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है। और इन्हीं को ही शक विजेता भी कहा जाता है। शक विजेता भी कहा जाता है, शक विजेता, क्योंकि शक सबसे पहले जो आक्रमण किए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आक्रमण किए थे, और उन्हें शक विजेता या सकारी कहा जाता है। सकारी, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, शक विजेता या सकारी किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सबसे पहले इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने धारण की थी। और सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाए थे। कौन सा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाए थे। इसको भी आप नोट करिएगा। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। और यह इतना विद्वान था, ये बहुत ही विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसी के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न में कालिदास, कालिदास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, का बहुत बार एग्जाम से पूछता है। कालिदास किसके दरबार के 9 रत्न थे? तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में थे, जो कि 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास के अलावा धन्वंतरी थे, धन्वंतरी जो कि एक महान चिकित्सक थे। कालिदास हो गए, धन्वंतरी भी धन्वंतरी, धन्वंतरी ये भी थे जो कि एक महान चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा बाराह मिहिर भी थे, महान खगोलक के बाराह मिहिर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये किसी के बारे में उठा के पूछ सकता है कि कालिदास किसके दरबार के थे, धन्वंतरी किसके दरबार के थे, बाराह मिहिर किसके दरबार थे, या अमर सिंह और शंकु का नाम कभी कभी पूछ लेता है। अमर सिंह या शंकु, ये चौथे और पांचवें नंबर पर आते हैं। इसके अलावा छपड़क हो गए, छपड़क, छपड़क ये भी एक नवरत्नों में से एक थे। छपड़क के अलावा आपके हो गए बररुचि, बेताल भट्ट, बररुचि, बेताल भट्ट। बेताल भट्ट की आत्मकथा आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये एक बहुत ही महान जादूगर थे, बररुचि और बेताल भट्ट। बेताल भट्ट एक महान जादूगर थे। इसके अलावा घटकरपर एक थे। इस तरीके से ये 9 थे जो इनके दरबार के 9 रत्न थे। कालिदास, धन्वंतरी, बाराह मिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, बररुच, बेताल भट्ट और घटकरपर, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। इसके अलावा बात की जाती है, हम लोग बात करते हैं स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त के बारे में। कुमार गुप्त, जिनका शासनकाल कितने से कितने तक था? 375 से 314 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। और फिर 414 से 455 ईस्वी तक, यानी 415 से 455 ईस्वी तक कुमार गुप्त ने शासन किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें ही महेंद्रादित्य या गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। महेंद्रादित्य,
महेंद्रादित्य, एग्जाम से कभी कभी पूछता है महेंद्रादित्य कौन से शासक से रिलेटेड है, तो कुमार गुप्त से ही, या इन्हीं को ही महेंद्रादित्य के अलावा भी इनको बोला जाता है वो गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त भी आप कहीं कहीं पाएंगे, गोविंद गुप्त। तो इस तरीके से महेंद्रादित्य या गोविंद गुप्त इनके नाम को याद रखिएगा। और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने ही की थी, जो कि बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का बहुत ही बड़ा केंद्र, शिक्षा का बहुत ही बड़ा केंद्र था। और इन्होंने ही, कुमार गुप्त ने ही महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज, किसने, महाराजा धीराज और परम भट्टारक, परम भट्टारक, ये एग्जाम में पूछता है परम भट्टारक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी। महाराजा धीराज की भी उपाधि कुमार गुप्त ने धारण की थी। और गुप्तकालीन जो सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं वो इसी के समय में प्राप्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सबसे अधिक अभिलेख किस गुप्त शासक के दौरान प्राप्त हुए हैं, तो सबसे अधिक अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो कुमार गुप्त के समय ही प्राप्त हुए हैं, और 18 अभिलेख इसके समय प्राप्त हुए हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट था कुमार गुप्त से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कंद गुप्त। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं स्कंद गुप्त से। स्कंद गुप्त का जो शासन काल था वो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक स्कंद गुप्त का शासन काल था। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत पर्वत पर एक था सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, जो कि कहाँ था, गिरनार पर्वत पर। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था, तो स्कंद गुप्त ने ही किया था। और हुडों का पहला आक्रमण जो हुआ था, आप लोगों ने यहाँ ऊपर देखा होगा वो शक विजेता थे। शक विजेता कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन जो हुडों का पहला आक्रमण हुआ था वो किसके समय में हुआ था, हुडों का पहला आक्रमण वो स्कंद गुप्त के समय में ही हुआ था। ये एग्जाम से पूछता है, जो हुड भारतीय आक्रमणकारी थे, भारतीयों पर आक्रमण किए थे, सर्वप्रथम भारतीयों पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, स्कंद गुप्त के समय में ही हुडों ने सबसे पहला आक्रमण किया था। लेकिन स्कंद गुप्त ने हुडों को बहुत ही बुरी तरीके से परास्त किया था, ठीक है। और भीतरी स्तंभ अभिलेख है, ये स्कंद गुप्त से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख में ये देखता है कि स्कंद गुप्त जो थे वो हुडों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किए हुए थे। इसके भी अतिरिक्त कुछ लोग थे, जो जैसे कि नरसिंह गुप्त हो गए, कुमार गुप्त हो गए, बुद्ध गुप्त हो गए, भानुगुप्त हो गए और विष्णुगुप्त हो गए। ये सब लोगों ने 550 ईस्वी तक शासन किया था। जिनमें गुप्त साम्राज्य के सबसे जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक थे। तो इस सब चीजों को आप ध्यान दीजिएगा कि 467 ईस्वी तक के जो स्कंद गुप्त थे इनको आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। इसके बाद जो हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया कि नरसिंह गुप्त हो गए, कुमार गुप्त द्वितीय हो गए, उसके बाद कुमार गुप्त तृतीय हो गए थे, बुद्ध गुप्त हो गए थे, विष्णुगुप्त हो गए थे। इन सब लोगों ने मिलकर 550 ईस्वी तक शासन किया था, और जिसमें विष्णुगुप्त सबसे आखिरी शासक थे इस वंश के बारे में। इसके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो उज्जैन की बात की जाए, उज्जैन जो कि गुप्त काल का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। ये भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था, वो उज्जैन था। और जो गुप्त काल में सोने के सिक्के होते थे, सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, दीनार। और जो चांदी के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रूपक कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दीनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ये गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। और गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की प्रक्रिया का जो है जन्म हुआ था। मंदिर बनाने की प्रक्रिया कहाँ से चली थी, विकसित हुई थी, मंदिर बनाने की प्रक्रिया, मंदिर बनाने की प्रक्रिया वो गुप्त काल से ही शुरू हुई थी। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। गुप्त काल से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि मंदिर बनाने की प्रक्रिया किस काल से प्रारंभ हुई, वो गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई। और गुप्त काल का प्रमुख उद्योग क्या था, तो गुप्त काल का प्रमुख उद्योग जो था वो वस्त्र उद्योग था, वस्त्र उद्योग। गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। इसके आगे जो पूछता है वो पूछता है कि शतरंज का खेल, शतरंज का खेल कब चालू हुआ। शतरंज का खेल जो था, शतरंज का खेल ये सबसे पहले जो है ये गुप्त काल के दौरान ही भारत में उद्भूत हुआ था। सर्वप्रथम का खेल, शतरंज का खेल का जन्मदाता कौन है, तो भारत है। और भारत में कब, वो गुप्त काल के दौरान। शतरंज का खेल जो था ये गुप्त काल के दौरान ही भारत में उद्भूत हुआ था।
जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। जब गुप्त काल में शतरंज का खेल खेला जा रहा था, तो इसे किस नाम से जाना जा रहा था? चतुरंग। चतुरंग के नाम से इसे जाना जाता था, शतरंज के खेल को। और भारत में सबसे पहले शुरू हुआ। भारत से उसके बाद ये धीरे धीरे ईरान में पहुंचा। ईरान से धीरे धीरे यूरोप पहुंचा और पूरे विश्व में शतरंज का खेल खेला जाने लगा। लेकिन गुप्त काल में जो शतरंज का खेल खेला जाता था, इसे किस नाम से जाना जाता था? तो चतुरंग के नाम से जाना जाता था। और अभिलेख के बारे में पूछता है कि अभिलेखों में जैसे कि मंदसौर अभिलेख हो गया। मंदसौर अभिलेख में कुमार गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख में कुमार गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उदयगिरी अभिलेख से, उदयगिरी गुहा अभिलेख से जो है, उदयगिरी उदयगिर गुहा अभिलेख से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी एरड़ अभिलेख से मिलती है। एरड़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और किस शासक को जो है किस शासक ने पृथ्व्या प्रथम वीर, मतलब पृथ्वी का प्रथम वीर शासक किसने किसने उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने ही की थी। समुद्रगुप्त ने पृथ्व्या प्रथम वीर यानी प्रतिरथ की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में, जो कि गुप्त साम्राज्य के बाद एक काल के रूप में आते हैं। हर इसमें आप लोगों को हर्षवर्धन संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। पुष्यभूति वंश या इसे पुष्यभूति वंश या इसी को ही वर्धन वंश बोला जाता है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इसके जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे। पुष्यभूति ही इसके संस्थापक थे और उन्हीं के नाम पर इस वंश का जो है नाम पड़ा हुआ था। इनकी जो राजधानी थी पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की, वो राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर इनकी राजधानी थी पुष्यभूति वंश की। और थानेश्वर वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है थानेश्वर, जिनका जिनका की वर्तमान नाम क्या है? थानेश्वर ही वर्तमान नाम है। तो यहाँ पे जो है हरियाणा के कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है, कुरुक्षेत्र जिले में। और ये पुष्यभूति वंशों की क्या थी? राजधानी थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन जो था, वो इस वंश का प्रथम एक प्रभावशाली शासक था, जिसके दो पुत्र थे, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। तो जो राजश्री पुत्री थी, उसका विवाह जो हुआ था वो ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। और ग्रह वर्मा को मालवा के शासक देवगुप्त ने मार डाला था। तो जिसके जिसके परिणाम स्वरूप जो है राजवर्धन, जो कि हर्षवर्धन के भाई थे और प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र थे, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। बाद में देवगुप्त का एक मित्र था, गौर नरेश शशांक जो थे, वो देवगुप्त का जो एक मित्र था। शशांक ने जो है राजवर्धन की हत्या कर दी। और शशांक की हत्या, वही शशांक वही था, गौर नरेश शशांक, जिसने बौद्ध वृक्ष को या बौद्ध गया जो वृक्ष था जहाँ पे जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी गौर नरेश शशांक ने ही इस वृक्ष को कटवा दिया था। बाद में जो है हर्षवर्धन, जो कि बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा एक अनुयायी था, उसने शशांक की हत्या कर दी। और ये 606 ईस्वी में हर्षवर्धन 606 ईस्वी में वापस जो है गद्दी पर बैठा, 606 ईस्वी में। तो इस तरीके से देखा जाए, प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र थे राज्यवर्धन और पुत्री थी राजश्री, और एक दूसरे पुत्र थे हर्षवर्धन। राजश्री की मृत्यु जो है वो मालवा के शासक देवगुप्त ने किया था। देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने किया था। और राज्यवर्धन की हत्या गौर नरेश शशांक ने किया था। और अपने भाई का बदला हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या करके लिया और 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। और इन्हें ही शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शिलादित्य, हर्षवर्धन को ही शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, हर्षवर्धन को। और 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाए थे। मतलब थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ पे बनाए? कन्नौज में। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाए थे? कन्नौज में। और उसके बाद हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की क्या हुई थी? हर्षवर्धन की हार हुई थी। इस बारे में भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है। हर्षवर्धन की हार किसके साथ हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। चीनी यात्री वैनसांग जो था, हर्षवर्धन संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है। वैनसांग, ये चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री, जो कि
भारत में आया था बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए आया था। ये भी हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया था, ह्वेनसांग। इसके अलावा एक बात बात की जाए तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष जो था वो प्रयागराज के संगम में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग जो है उस छठे समारोह में शामिल हुआ था। छठे समारोह में 6वें समारोह में ह्वेनसांग शामिल हुआ था। ये भी यहाँ से पूछता है कि हर्षवर्धन के किस समारोह में प्रयाग में हर्षवर्धन शामिल हुआ था, तो छठे समारोह में शामिल हुआ था। और एक क्वेश्चन है हर्षवर्धन से रिलेटेड, बाण भट्ट। बाण भट्ट जो था, बाण भट्ट वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाण भट्ट ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और बाण भट्ट ने ही किसकी रचना की थी? हर्षचरित्र एवं कादम्बिनी की। हर्षचरित हर्षचरित एवं कादम्बिनी कादम्बिनी ये दो रचना बाण भट्ट ने की थी, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा हर्षवर्धन ने भी 3 रचना की थी, ये भी जहाँ से पूछता है। हर्षवर्धन ने भी 3 रचना की थी, और वो क्या क्या थी? प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली। इसके अलावा भी एक था, वो था नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इनकी 3 रचना जो थी ये संस्कृत के नाटक थे, और तीनों की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। इसको आप ध्यान दीजिएगा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और इसके अलावा हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसको माना जाता है? तो वो हर्षवर्धन को माना जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा हर्षवर्धन के बारे में। अब इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय काल में स्थापत्य कला के बारे में, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो जो अगली वीडियो होगी आप लोगों की, वो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला पर होगी, और उसके बाद भी जो वीडियो होगा वो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।